इस वीडियो में आप 7 ऐसे पॉइंट सीखेंगे जिससे कोई भी ऑर्डिनरी इंसान पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। ये पॉइंट्स हम लेंगे रॉबर्ट ग्रीन की 48 लॉज ऑफ पावर से, जिसको इतना डेंजरस माना जाता है कि उसको यूएस के प्रेजेंस में बैन किया गया है। बट शुरू करने से पहले मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूँ। ये बुक इतनी पावरफुल है कि अगर आप इसके पॉइंट्स को अप्लाई करेंगे तो आप सिर्फ अपनी वैल्यू ही नहीं बढ़ाएंगे बल्कि आपकी कल्ट फॉलोइंग भी बन जाएगी। तो प्लीज़ इन पावर्स को सिर्फ अच्छे के लिए इस्तेमाल करना। तो वैल्यू बढ़ाने के लिए सबसे पहले डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। इसका मतलब है कि हर इंसान की एक कमज़ोरी होती है, एक वीक पॉइंट, जिसको अगर आप समझ गए तो आप उस इंसान को अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कभी कभी हम सबको अपने दोस्तों या रिलेटिव से दूर रहना पड़ता है और बुरा तब लगता है जब वो मैसेज या कॉल का रिप्लाई नहीं देते हैं। एंड्रू कार्नेगी की भाभी के साथ भी यही सीन था। उनके दोनों लड़के येल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे और अपनी माँ के इमोशनल लेटर्स का कोई जवाब नहीं देते थे। अब वो इंडियन होते तो शायद उन्हें चप्पल मिलती घर आके। बट आप इमेजिन करो कि आप अपने दोस्त को मैसेज कर रहे हो और वो ब्लू टिक करके इग्नोर कर रहा है। जब ऐसा होता है तो लगता है जैसे सामने वाला हमारी कोई वैल्यू नहीं करता है ना? सोचिए वो माँ कितनी परेशान होगी जब उसके बच्चे उसके लेटर्स का जवाब नहीं दे रहे हैं। हर दिन वो अपने बच्चों के रिस्पॉन्स का इंतज़ार करती थी और डेली उसको डिसअपॉइंटमेंट ही मिलता था। जब भाभी ने ये प्रॉब्लम एंड्रू कार्नेगी को बताई तो उन्होंने बिंदास होकर कहा, अरे बस इतनी सी बात, मैं तो बिना लिखे ही उन दोनों बच्चों को लेटर्स लिखने पे मजबूर कर सकता हूँ। ये बोल के एंड्रू ने एक सिंपल पोस्ट कार्ड उठाया और उस पर लिखा, बच्चों मुझे उम्मीद है कि तुम येल में मस्ती कर रहे होगे। यहाँ तुम दोनों के लिए $5 हैं जिससे तुम अपनी मस्ती डबल कर सकते हो। पैसे समझदारी से खर्च करना और घर आके मुझसे मिलना। लेकिन एंड्रू ने चिट्ठी में जानबूझ के पैसे डाले ही नहीं। जैसे ही उन बच्चों को वो खाली एनवेलप मिला उसके तुरंत बाद दोनों बच्चों ने अगले दिन चिट्ठी का रिस्पॉन्स दिया। डियर अंकल एंड्रू, हमें बहुत खुशी है कि आप हमारी इतनी परवाह करते हैं। हमें भी आपकी बहुत याद आती है। वैसे ये सब तो ठीक है अंकल, हमें आपकी चिट्ठी के साथ जो $5 आपने कहे थे वो मिले नहीं। आप प्लीज़ पता कीजिए कि ये कहाँ खो गए। इस तरीके से कार्नेगी ने अपनी भाभी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया और बच्चों को लेटर लिखने के लिए मजबूर कर दिया। अब ऐसा कई बार होता है कि हमारे बॉस या टीचर्स फालतू में हमारे काम को क्रिटिसाइज करते हैं। गुस्सा तो हमें आता है, लेकिन इस सिचुएशन को डील करने के लिए एक सही तरीका है और एक गलत। तो दूसरा रूल है विन थ्रू एक्शंस नॉट आर्ग्यूमेंट्स। गायस लिसिनियस मुसिएनस, नाम पे मत हंसना, एक लीडर थे और उन्होंने अपने इंजीनियर को एक टास्क दिया शिप्स बनाने का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में। लेकिन इंजीनियर ने सीधा इनकार कर दिया और अथॉरिटेटिव टोन में कहा, ये जो आप फॉर्मेट बताए हो ये वॉर के लिए ठीक नहीं है, हो सकता है कि हम वॉर में हार जाएं। अब यहाँ इंजीनियर बिल्कुल सही था, लेकिन उसके अप्रोच में एक गलती थी। उसने सीधा लीडर से आर्ग्यूमेंट कर दिया, उसके ऑर्डर को डिनाई कर दिया और उसका अंजाम, उसको फांसी की सज़ा मिली। अगर इंजीनियर थोड़ा हम्बल होता और समझता कि कभी कभी हमें पहले ऑर्डर्स एक्सेप्ट करने पड़ते हैं फिर अपना पॉइंट रखना पड़ता है, तो शायद उसकी जान बच जाती। इससे बेहतर अप्रोच है फेमस स्कल्पटर माइकल एंजेलो का। एक बार माइकल एंजेलो डेविड नाम के लीडर का स्टैच्यू बना रहे थे। जब उनका काम पूरा हुआ सिटी के मेयर ने उनसे कहा, माइकल मुझे लगता है ये स्टैच्यू की नाक थोड़ी बड़ी है ना? माइकल एंजेलो ने चुपचाप थोड़ी सी धूल उठाई और स्टैच्यू की नाक पर लाइटली हैमर से टैप किया, जैसे उन्होंने नाक को छोटा किया हो। धूल को नीचे गिरा दिया और फिर मेयर से पूछा, क्या अब ठीक है? मेयर ने जवाब दिया, परफेक्ट, अब स्टैच्यू और बेहतर लग रहा है। यहाँ माइकल एंजेलो ने अपनी अक्लमंदी दिखाई। उन्हें पता था कि मेयर स्टैच्यू नीचे से देख रहे थे तो उनको नाक बड़ी लगेगी। लेकिन माइकल एंजेलो ने आर्ग्यूमेंट नहीं किया, बस चुपचाप थोड़ा सा काम किया और प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ये दिखाता है कि हम अपने आर्ग्यूमेंट से नहीं बल्कि एक्शन से अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई मैजिशियन ट्रिक परफॉर्म करता है तो उसके आसपास एक क्राउड जमा हो जाता है और उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप भी ऐसा रिएक्शन लोगों से पा सकते हैं बाय मेकिंग योर अकॉम्प्लिशमेंट सीम एफर्टलेस। ये एक मैजिक ट्रिक देखिए। दोस्तों मैंने जब ये मैजिक ट्रिक देखी तो मैं भी काफ़ी इम्प्रेस हो गया था, पर जैसे ही मुझे इस मैजिक ट्रिक के पीछे का सीक्रेट पता चला तो मेरे दिमाग में ये मैजिशियन और उसके मैजिक ट्रिक की वैल्यू थोड़ी कम हो गई। एक मैजिशियन को आप तब तक ग्रेट मानते हो जब तक उसकी मैजिक का ट्रिक आपको समझ में आए ना, और जैसे ही आपको वो समझ में आ जाता है और आपको पता चलता है कि कितना एफर्ट डाला उसने वो ट्रिक परफॉर्म करने में, उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। अब वो आपको बहुत नया नहीं लगता है और आपके लिए नॉर्मल हो जाता है।
इसीलिए अ मैजिशियन नेवर रिवील्स हिज सीक्रेट्स। एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल से ये समझते हैं। जापान में चा नो यू नाम की एक टी सर्व करने की प्रथा थी, जहाँ पे टी को कप में डाल के एक पर्टिकुलर तरीके से सर्व करना होता था। सेन्नो रिक्यू ये क्राफ्ट में एक्सपर्ट थे और एक रिच फैमिली बैकग्राउंड से ना होने के बावजूद उन्होंने एम्परर हिदेयोशी के साथ फ्रेंडशिप कर ली थी, जिसके बाद उन्होंने एम्परर हिदेयोशी के पॉलिटिकल डिसीजंस में भी काफ़ी हेल्प करी। अब होता ये था कि रिक्यू बहुत हार्ड वर्क तो करते थे, बट एम्परर को ऐसा दिखाते थे कि उनके लिए लाइफ इजी और एफर्टलेस है। एक दिन रिक्यू के फ्रेंड ने उसका ये सीक्रेट पता किया और उन्होंने सोचा कि वो रिक्यू को अपने घर पे इनवाइट करेंगे और उसी टी वाली टेक्निक से उनको इम्प्रेस करेगा। उन्होंने रिक्यू को डिनर पे इनवाइट किया और बहुत मेहनत करके ओसाका राइस, जो बहुत एक्सपेंसिव राइस था, उसको सर्व किया। अब वो लेमन ऐड करना भूल गया, तो वो चोरी छुपे जल्दी से गार्डन में गया और वो लेमन प्लग करके वापस लाया और रिक्यू को सर्व किया। अब जब वो टी सर्व कर रहा था रिक्यू को इम्प्रेस करने के लिए, रिक्यू को दिख गया कि वो हाफ रहा था क्योंकि वो गार्डन से भाग के आया था। अब इस पूरे प्रोसेस में रिक्यू को अनइंटेंशनली उस आदमी ने अपने एक्शन से बता दिया कि वो उसको इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश कर रहा था। ये काम उसके लिए एफर्टलेस नहीं था। ये सब देख के रिक्यू ने राइस खाने से मना कर दिया और हंसते हुए घर से चले गए। आप सोचो, अगर आपको कोई गिफ्ट देता है और आपको पता चल जाए कि वो आपको बहुत इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या आप बहुत खुश होगे? आपको उसकी वैल्यू थोड़ी कम लगेगी, है ना? उसी तरह से लोगों को इम्प्रेस करने के लिए आपको ऐसा उनको फील कराना होगा कि जो भी आप काम करते हैं, जो भी आपके टैलेंट्स हैं, वो नेचुरली आते हैं और आपको उसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। इससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा, आपके कॉलेज या ऑफिस में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दिखाते हैं कि उनको हर चीज़ आती है या वो कितने स्मार्ट हैं। असल में ये लोग बेवकूफ़ होते हैं। कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां आपको अपनी असली कैपेबिलिटीज़ को छुपाना पड़ता है ताकि सामने वाला आपको अंडर एस्टिमेट करे। यू हैव टू सीम डमर देन योर मार्क। ऐसा ही कुछ हुआ 1865 में प्रशा के प्राइम मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क के साथ। वो ऑस्ट्रिया के साथ एक ट्रीटी साइन करना चाहते थे। ट्रीटी प्रशा के लिए तो गोल्ड माइन थी, पर ऑस्ट्रिया के लिए टोटल लॉस थी। पर बिस्मार्क हार नहीं मानने वाले थे। बिस्मार्क को पता था कि काउंट ब्लोम, जो ऑस्ट्रिया के रिप्रेजेंटेटिव थे, वो पत्ते खेलने के शौकीन थे और लोगों की इंटेलिजेंस को उनके खेलने के स्टाइल से जज करते थे। तो बिस्मार्क ने सोचा क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। तो जब गेम की रात आई, बिस्मार्क ने इंटेंशनली पत्ते ऐसे खेला कि उनको कोई समझ ना पाए। पैसे हार रहे थे, लेकिन चेहरा उनका वैसा था जैसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सब देख रहे थे और हैरान थे कि अरे यार, बिस्मार्क तो बिल्कुल अनाड़ी है। और ये देख के काउंट ब्लोम ने सोचा कि अरे बिस्मार्क तो बहुत सिंपल और बेवकूफ़ आदमी है, कोई डेंजर नहीं है। अगले दिन जब ट्रीटी साइन करने का समय आया तो काउंट ब्लोम पूरी तरह से ओवर कॉन्फिडेंस में थे और एग्रीमेंट पढ़ने से पहले ही साइन कर दिया। फिर जब सब हो गया, बिस्मार्क ने अपने असली रंग दिखाए, सबके सामने काउंट को टॉन्ट किया। जब मैं ये ट्रीटी के पेपर्स लिख रहा था तो मुझे लगा कि कोई भी ऑस्ट्रियन ये पेपर्स को साइन नहीं करेगा, लेकिन काउंट ने तो बड़े आसानी से साइन कर दिया। इसी तरह से बिस्मार्क ने अपनी बेवकूफ़ी का नाटक करके सबको उल्लू बना दिया और खुद प्रशा के हीरो बन गए। आपको पता है किन लोगों की वैल्यू सबसे कम होती है? वो लोग जो चेप बनते हैं, किसी नए इंसान से मिलते हैं और एकदम चिपक जाते हैं। आपको उनका ऑपोजिट बनना है। यूज़ योर प्रेजेंस टू इंक्रीज ऑनर एंड रिस्पेक्ट। डियोसीस एक आदमी था जो 18th सेंचुरी BC में रहता था और वो मेडीज का रूलर बनना चाहता था। लेकिन मेडीज के लोग मोनार्की से सख्त नफरत करते थे। उनके पहले रूलर ने अपनी एक्सट्रीम क्रूअल्टी से वहाँ के लोगों का जीना हराम कर दिया था। तो वहाँ के लोग किसी भी किंग को आसानी से नहीं एक्सेप्ट करने वाले थे। पर फिर भी डियोसीस की इच्छा थी कि वो मेडीज पर राज करे। डियोसीस के सामने एक चैलेंज था कि वो मेडीज के लोगों का भरोसा जीते, उनकी नफरत को प्यार में बदले। इसके साथ साथ लोगों के बीच बढ़ते हुए डिस्प्यूट से सिटी का पीस भी खतरे में था। डियोसीस ने शुरुआत में लोगों के मेजर डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना शुरू किया। स्लोली बट श्योरली वो अपना नाम बनाने लगे कि वो किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने ये अनाउंस किया कि अब वो पब्लिक लाइफ से रिटायर कर रहे हैं और उनका डिस्प्यूट सॉल्विंग का काम अब बंद हो जाएगा। उनकी एब्सेंस में सिटी में डिस्प्यूट्स फिर से बढ़ गए और लोगों में केओस बढ़ गया। डियोसीस के एब्सेंस में शहर में हड़बड़ी इतनी बढ़ गई कि लोगों ने खुद उनको अपना किंग मान लिया। इसके बाद डियोसीस ने 43 ईयर्स तक रूल किया, उनकी गॉड स्टेटस लाइफस्टाइल मेंटेन करते हुए। वो हमेशा लोगों से शेड्यूल टाइम पे ही मिलते थे और उनकी क्वेरीज को तभी सॉल्व करते थे। उन्होंने अपने एब्सेंस को अपनी पावर बना ली। इसीलिए आपको ऐसा इंसान बनना चाहिए कि जब आप कहीं भी जाएं तो लोग एक्साइटेड हों आपको देख के, ये सोचें अरे यार ये आ गया। आपको ऐसा इंसान नहीं बनना है जिसको लोग देख के कहें अरे यार देखो फिर से आ गया। सेलिब्रिटीज़ भी ऐसे ही करते हैं, वो किसी भी फंक्शन में लेट आएंगे, थोड़े टाइम के लिए आएंगे और चले जाएंगे। वो अपनी एब्सेंस से अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं।
नेक्स्ट चीज़ है टू कीप पावर बी फॉर्मलेस। अगर आपने 300 मूवी देखी है तो आप उसको देख के स्पार्टन्स के बारे में बहुत इंप्रेस हुए होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि स्पार्टन्स ने 8th सेंचुरी में काफ़ी एरिया को कॉन्कर कर लिया था ताकि वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ रह सकें। उसके बाद उनका मेन गोल ये था कि वो अपने एग्जिस्टिंग लैंड और अपने लोगों को सेव कर सकें और वो ज़्यादा एक्सपैंड करने के मूड में नहीं थे। और इसके लिए उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला। सोल्यूशन ये था कि वो अपनी आर्मी को इतना ट्रेन कर देंगे कि वो दुनिया के सबसे एलीट सोल्जर्स बन जाएं। जब भी कोई स्पार्टन 7 साल का हो जाता था तो उसकी माँ से दूर उसको मिलिट्री क्लब में ले जाते थे। उस बच्चे को ज़मीन पे सोना पड़ता था और पूरे साल में सिर्फ एक ही कपड़ा पहनने के लिए दिया जाता था। अगर कोई बच्चा कमज़ोर होता था तो उसे माउंटेन्स में मरने के लिए छोड़ देते थे। और तो और ना ही उन्हें कोई म्यूज़िक, आर्ट या सब्जेक्ट पढ़ना अलाउड होता था। उन बच्चों से सिर्फ एक चीज़ एक्सपेक्ट करी जाती थी कि वो एक किलिंग मशीन बन जाए। और अल्टीमेटली हुआ भी वही। वो अपने से 10 टाइम्स आर्मी साइज को भी ईजिली हरा लेते थे। लेकिन जब स्पार्टन्स अपने एग्जिस्टिंग लैंड को बचाने में लगे थे तभी एथेंस नाम की एक आर्मी बन रही थी। एथेंस वाले हर चीज़ के लिए ओपन माइंडेड थे। वो बाकी कम्युनिटीज़ के साथ बिजनेस करते थे और उन्हें सामान बेचते थे, पॉलिटिक्स करते और सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने एनिमी के लैंड को जीत लेते। अब हुआ यह कि एथेंस और स्पार्टन्स के बीच में वॉर हो गई एंड एज एक्सपेक्टेड स्पार्टन्स ने एथेंस की आर्मी को हरा दिया। इसकी वजह से स्पार्टन्स के पास अपने एरिया के साथ साथ एथेंस का एक बड़ा एम्पायर मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। वहाँ पॉलिटिक्स थी, चमक धमक थी और डिस्ट्रैक्शंस थे। बहुत सारे स्पार्टन्स एथेंस के पॉलिटिकल सिस्टम में आ गए और उस एरिया को मैनेज करना शुरू कर दिया। लेकिन एथेंस में जाके वो करप्ट हो गए। उन्होंने पैसा देखा, कल्चर देखा, प्लेजर देखा और स्पार्टन आर्मी में अब वो बात नहीं रही जैसे पहले थी। एथेंस से जीतने के 30 साल बाद स्पार्टन्स की लड़ाई हुई सिटी ऑफ थीबीस से और पूरी स्पार्टन आर्मी एक रात में सिटी ऑफ थीबीस से वॉर हार गई, जिसके बाद वो कभी रिकवर नहीं हो पाई। इससे हम लोगों को ब्रूस ली का लेसन याद आता है, बी फॉर्मलेस। पावरफुल बनने के लिए हमें रिजिड नहीं होना चाहिए, हमें अडेप्ट करने के लिए रेडी रहना चाहिए और हमेशा नई चीज़ें सीखती रहनी चाहिए। कभी हमें कंफर्टेबल नहीं होना चाहिए। तो 7th प्रिंसिपल अपनी वैल्यू बढ़ाने का है डीलिंग पावर, जो आपको अपने हमेशा हाथ में रखनी चाहिए। आपने कभी ये चीज़ नोटिस करी है कि जब आप दुकान से कुछ खरीदने जाते हैं, सब्जी, फल वगैरह, तो आप जितने भी पैसे में लाते हैं, जब आपकी मम्मी जाती हैं वो यूजुअली आपसे कम पैसे में ही ले आती हैं वही सामान। तो ये प्राइस में इतना डिफरेंस क्यों होता है? अब ऐसे इसलिए होता है क्योंकि आपकी मम्मी अपनी डीलिंग पावर अपने हाथ में रखती हैं। जहाँ हम अक्सर गलती करते हैं कि हम किसी भी स्टोर में जाते हैं और बहुत ईगर देखते हैं, बहुत खुश होते हैं कि हाँ ये सामान मुझे बहुत पसंद आया, प्लीज़ मुझे ये दे दो। इससे दुकानदार को समझ में आ जाता है कि आपको ये सामान चाहिए और वो अपना प्रॉफिट कमाने के लिए प्राइस बढ़ा देता है। दुकानदार को समझ में आ गया कि अब तो आप ख़रीदने वाले ही हैं और आपके पास कोई डीलिंग पावर नहीं बचती है, इसीलिए वो आपको डिस्काउंट नहीं देता है। लेकिन इसका ऑपोजिट होता है जब कोई इंटेलिजेंट इंसान जिसको डीलिंग पावर के कॉन्सेप्ट के बारे में पता है, जैसे आपकी मम्मी, जब वो स्टोर पे जाते हैं तो वो अपने इमोशंस कंट्रोल में रखते हैं और फिर चाहे सामान कितना भी पसंद आया हो वो ये शो नहीं करते हैं। वो अपनी डीलिंग पावर अपने पास रखते हैं और ऐसा दिखाते हैं शॉपकीपर को कि ये प्रोडक्ट कोई ख़ास चीज़ नहीं है, मुझे इस पर डिस्काउंट दो। तो शॉपकीपर को लगता है नहीं, मुझे पैसे कमाने के लिए इनको डिस्काउंट देना ही होगा और अल्टीमेटली प्राइस कम हो जाता है। जब तक आप अपने इमोशंस को छुपाना नहीं सीखोगे, अपनी डीलिंग पावर को अपने हाथ में नहीं रखोगे, तब तक लोग आपको वैल्यू नहीं करेंगे। कभी किसी को ये मत दिखाओ कि आपको कोई चीज़ बहुत पसंद आए। अगर आप किसी भी सिचुएशन में बहुत एक्साइटेड हो जाते हो या बहुत नर्वस होते हो तो आप अपनी डीलिंग पावर खो देते हो और लोग आपकी वैल्यू नहीं करते हैं। ये प्रिंसिपल्स थे 48 लॉज ऑफ पावर्स है। इसके ऊपर मैं एक फुल डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, जिसको आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।